Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So this is the 6th lecture in the series जहाँ हम complete कर रहे हैं DSC 4th that is Perspectives on Public Administration and इस वीडियो में हम बात करेंगे about Human Relations Theory. So इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैंने पिछले वीडियो में भी दी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट वाले वीडियो में जहाँ वी हैड डिस्कस्ड अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट इन डिटेल एंड जब हम उसका क्रिटिसिज्म पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को, या फिर हम कह सकते हैं कि दिस एंटायर ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी वो बेस्ड है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के एक क्रिटिसिज्म पर ही. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी. सो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच के जो मेन प्रोपोनेंट हैं दैट इज़ एल्टन मायो एंड ये थ्योरी इमर्ज होती है after the emergence of scientific management theory, we can say in about 1920s and 30s, क्योंकि we saw कि 1911 में टेलर अपनी बुक लिखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड उसके बाद वो थ्योरी आती है एंड देन इन क्रिटिसिज्म ऑफ दैट, इन क्रिटिसिज्म टू दी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी आती है. सो लेट्स सी. सो सबसे पहले तो हम इसके इमर्जेंस को अगर देखें तो एज वी डिस्कस दैट 1920s या लेट 1920s एंड 30s में ये आती है. कैसे आती है? एज अ क्रिटिक ऑफ द क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज़. किसकी क्रिटिक? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हो गई जो कि ये कहती है कि जिसका ज़्यादा फोकस एफिशिएंसी पे रहता है और वो इंसान को एज एन इकोनॉमिक मैन देखती है, मानती है कि इंसान का मेजर मोटिवेशन सिर्फ पैसा है, उसको जितना ज़्यादा पैसे दोगे वो उतना ज़्यादा काम करेगा और कोई भी फैक्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है. एंड दूसरी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी हो गई वेबर की जो कि रूल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, स्ट्रक्चर पे, हायरार्की पे. सो ऑल दीज क्लासिकल थ्योरीज़ इसके क्रिटिसिज्म में ये आती है. नाउ वन क्वेश्चन दैट डू यू थिंक दैट दिस थ्योरी ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी जो कि क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज़ के क्रिटिसिज्म में आ रही हैं, तो क्या ये क्लासिकल थ्योरी नहीं है? सो वी नो दैट ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी इज़ ऑल्सो अ क्लासिकल थ्योरी. क्यों? बिकॉज वी हैड डिस्कस्ड इन आई गेस द सेकेंड लेक्चर जहाँ हमने बात करी थी अबाउट क्लासिकल थ्योरीज़ एंड मॉडर्न थ्योरीज़. सो क्लासिकल थ्योरीज़ जो थी उनका मेन मोटिव होता था प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंक्रीज़ करना. उसका तरीका कोई भी हो सकता है, जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इकोनॉमिक बेसिस पे करने की कोशिश करती है और ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी है वो साइकोलॉजिकल सोशल बिहेवियर को नज़र में रख के ये कोशिश करती है कि एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है. बट मेन मोटिवेशन क्लासिकल थ्योरीज़ का यही होता है कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी कैसे इंश्योर की जा सकती है, कैसे बढ़ाई जा सकती है. That's why both of the scientific management theory and human relations theory दोनों ही बिलोंग करते हैं क्लासिकल थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से. ओके, सो इस लाइट में ये इमर्ज होती है इन 1920s एंड 30s. अब इसका कोर आइडिया क्या है? सो कोर आइडिया ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी इज़ दैट कि जो लोग हैं जिनको साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी सिंस वी डिस्कस्ड कि ये कैसे क्रिटिसिज्म में आती है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के, तो इसका कोर आइडिया है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो कहती है कि पीपल आर इकोनॉमिक मैन, देन वो इसको चेंज करके ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी कहना चाह रही है कि नहीं, लोग इकोनॉमिक मैन नहीं हैं बल्कि लोग सोशल मैन हैं. दिस इज़ द कोर आइडिया. मतलब कि ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन सोशल नेटवर्क्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव. इकोनॉमिक फैक्टर तो चलो इम्पॉर्टेंट है बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सोशल फैक्टर्स. लेट्स सी हाउ. सो सबसे पहले तो ये आर्ग्यूमेंट रखती है ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी कि जो लोग हैं वो सोशल बीइंग्स हैं, इकोनॉमिक यूनिट्स नहीं हैं, कोई कमोडिटीज़ नहीं हैं, बल्कि वो एक सोशल बीइंग है who feel things, who observe things, and जब वो उनको एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलता है then they feel suppressed, जैसा कि हमने क्रिटिसिज्म भी देखा था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में. सो द फर्स्ट पॉइंट दैट दे पुट फॉरवर्ड इज़ ह्यूमन्स आर सोशल बीइंग्स. देन वो ये कहते हैं कि जो मोटिवेशन है लोगों का वो सिर्फ पैसे से नहीं आता है बल्कि और भी अलग अलग फैक्टर्स हैं, जैसे कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स इन अ प्लेस. फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्कूल का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं हम. जैसे हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो जिस दिन हमारा लेट्स से कोई फ्रेंड नहीं आया, अकेले वी फील वेरी लो,
हमें मन नहीं लगता पढ़ाई में, लंच करने में, किसी भी चीज़ में, बट जिस दिन हमारे दोस्त आए रहते हैं उस दिन सब साथ में मिलके पढ़ाई भी हो जाती है, मज़े भी आते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी एंड ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच इज़ ट्राइंग टू कन्वे कि जो साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स हैं वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों के परफॉर्मेंस को इन अ वर्क प्लेस और इन जनरल लाइफ एज़ वेल. उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पे सिर्फ पैसों से फ़र्क नहीं पड़ता है. आप खुद सोचो, कोई आपको बहुत पैसे दे रहा है बट बिल्कुल इनह्यूमेन कंडीशंस में काम करने को कह रहा है, तो दैट वोंट बी फीजिबल फॉर यू, राइट? सो दिस इज़ व्हाट ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी इज़ ट्राइंग टू से. कोर आइडिया बेसिकली इनका यही है. नाउ वी सी कि इसके मेजर जो पाइनियर हैं दैट इज़ जॉर्ज एल्टन मायो, and he's an Australian born professor at Harvard Business School and इनको फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट या ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच भी कहते हैं. फिर इन्हीं से इन्फ्लुएंस होके नियो ह्यूमन रिलेशंस थ्योरीज भी आती हैं बाद में, जिनको हम शॉर्टली देखेंगे. सो इनका मेजर कंट्रीब्यूशन यही था कि ही पाइनियर्ड द आइडिया कि ह्यूमन रिलेशंस जो होती हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होती है. सोशल नेटवर्क्स, इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप्स होती हैं एक वर्क प्लेस में, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नॉट जस्ट वेजेस या रूल्स, हायरार्की, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. देन उनके 3 मेजर वर्क्स हैं दैट आर ह्यूमन प्रॉब्लम्स. इसको बहुत ईजी है याद रखना. So these 3 are human problems of industrial civilization, then social problems of industrial civilization and political problems of industrial civilization. Human, social and political problems of industrial civilizations. You can mention these in your answers. These will fetch you better marks. So ये हो गया introduction. अब हम देखते हैं कि how did he come up with this approach, with this experiment. So firstly, when he was a professor, उन्होंने जब ये रियलाइज़ किया कि कैसे एक वर्क प्लेस पे लोगों को रेस्ट पीरियड्स जो दिए जाते हैं वो बिल्कुल इतने दिए जाते हैं कि जिसमें वो अपना बस खाना खा लें, उससे ज़्यादा नो रेस्ट पीरियड्स. कोई उनको बात करने की फ्रीडम नहीं होती है आपस में वर्क प्लेसेस पे. या फिर ये भी ऑब्ज़र्व किया उन्होंने कि कैसे प्रोडक्टिविटी जो बढ़नी चाहिए थी, इन सारे रूल्स, रेगुलेशंस, फ्रीडम ना होना, कम रेस्ट पीरियड्स, इनसे प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए थी. इसीलिए ये सारी चीज़ें करी जा रही थी एक वर्क प्लेस पे या एक फैक्ट्री में, बट ऐसा हो नहीं रहा था. देन ही रियलाइज्ड कि ऑल दीज फैक्टर्स आर नॉट फीजिबल इनफ फॉर पीपल टू लिव इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे उनको कोई फ्रीडम नहीं है. इसीलिए ही केम अप विद द आइडिया कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन इकोनॉमिक फैक्टर्स. दिस इज़ हाउ he came up with the idea of human relations theory. Now, when we are doing human relations approach, then इसको हम लोग हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश करते हैं. सो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स आर अ सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. बेसिकली 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं इसमें, जो 1924 से 1932 के बीच एल्टन मायो ने कंडक्ट कराई थी, जिससे इन्होंने अपने ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच को कंक्लूड करा था. सो दीज आर द 4 एक्सपेरिमेंट्स जो कि वेस्टर्न इलेक्ट्रिक एक फैक्ट्री थी शिकागो में, जहाँ पे ये कंडक्ट कराई गई थी. और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? सबसे पहले तो ये शुरू हुई थी एक छोटे से रिसर्च के साथ, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के साथ, जहाँ पे ये देखा जा रहा था कि क्या लाइटिंग कंडीशंस जो हैं, जहाँ पे ज़्यादा लाइट आ रही है, जहाँ कम लाइट आ रही है, क्या इससे कोई असर पड़ता है वर्क कंडीशन पे, प्रोडक्टिविटी पे. शुरू ये इसी से हुआ था एंड देन इट टर्न्ड इनटू अ ब्रॉडर एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, मोटिवेशन, वर्क प्लेस बिहेवियर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो शुरुआत होती है इसकी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से, जिसको हम कहते हैं, सो देयर आर बेसिकली 4 एक्सपेरिमेंट्स एंड फर्स्ट शुरू होता है विद इल्यूमिनेशन स्टडीज़, जो भी अभी मैंने बताया लाइट वाली. सो इल्यूमिनेशन स्टडीज़ में क्या होता है कि 2 ग्रुप्स बनाए जाते हैं वर्कर्स के फर्स्ट ऑफ ऑल, और उन 2 ग्रुप्स को अलग अलग रखा जाता है अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस के अंदर. सो द फर्स्ट ग्रुप इज़ द नॉर्मल ग्रुप, जहाँ पे कांस्टेंट लाइटिंग रहती है, जितनी हमेशा होती है, विच इज़ फीजिबल फॉर वर्किंग कंडीशन, जहाँ पे लोग आराम से देख सकते हैं, जहाँ पे काम आराम से हो सकता है. बट देन द सेकेंड ग्रुप, द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, वहाँ पे लाइटिंग कंडीशंस टाइम पे चेंज करी जा रही थी एंड दिस ग्रुप वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड. सो वॉट वॉज ऑब्जर्व्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट वॉज दैट, इसकी फाइंडिंग क्या थी? तो इसकी फाइंडिंग ये थी कि उस दोनों ही ग्रुप के प्रोडक्टिविटी में कोई अंतर नहीं आया.
लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर हम लाइटिंग कंडीशन ख़राब कर देंगे, अगर हम बिल्कुल बुरी लाइटिंग कर देंगे तो लोगों की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। मीनिंग कि एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, बट दोनों की प्रोडक्टिविटी में कोई अंतर नहीं आया, दोनों सेम थी। सो इससे क्या कंक्लूजन निकाला गया, इसकी फाइंडिंग क्या थी? तो इसकी फाइंडिंग ये थी कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स ही प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी को इन्हांस करेंगे या इन्फ्लुएंस करेंगे। सो इससे निकल के आता है हॉथॉर्न इफ़ेक्ट। हॉथॉर्न इफ़ेक्ट का क्या मतलब होता है कि रिसर्चर्स को ये रियलाइज़ हुआ आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट कि सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं उनका भी एक रोल हो सकता है। इस अभी हम पढ़ रहे हैं आफ्टर 100 years ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, तो अभी हम कहते हैं कि ऐसा हुआ था, बट आफ्टर दिस जस्ट लिटिल एक्सपेरिमेंट रिसर्चर्स को ये रियलाइज़ हुआ कि ऐसा हो सकता है कि साइकोलॉजिकल और सोशल असर पड़ते हैं इन सारे प्रोडक्शन जो भी जहाँ पे हो रहा है, जहाँ भी लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, सिंस दे आर इन अ ग्रुप। सो ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि इन लोगों को पता था कि इनको ऑब्ज़र्व करा जा रहा है। दैट इज़ वाई उन्होंने ये इंश्योर करा कि उनका परफॉर्मेंस ख़राब ना हो। भले ही लाइटिंग कितनी भी बुरी थी, भले ही उनको कुछ दिख ना रहा हो, उतना ही दिख रहा हो जितने से उन्होंने काम कर पाएँ, बट दे इंश्योर्ड कि वो अपना प्रोडक्टिविटी हाई रखें। क्यों? क्योंकि उनको ऑब्ज़र्व करा जा रहा था। एंड दिस थिंग ओनली इज़ कॉल्ड हॉथॉर्न इफ़ेक्ट। हॉथॉर्न इफ़ेक्ट का क्या मतलब होता है कि पीपल व्हेन बीइंग ऑब्जर्व्ड दे मेक श्योर कि उनका जो काम है वो अच्छा हो। इट्स लाइक अस ओनली, जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो कोई टीचर हमारे बगल में आके अगर खड़ी हो जाती है, कोई इन्विजिलेटर, सो वी फील कॉन्शियस, वी मेक श्योर कि हम जो लिख रहे हैं वो सही लिखे, वो देख के क्या सोचेंगी, ऑल दोज थिंग्स। सो दिस इज़ ओनली कॉल्ड हॉथॉर्न इफ़ेक्ट। द एक्ट ऑफ बीइंग ऑब्जर्व्ड मेक्स अस फील कि हमें प्रोडक्टिविटी अपनी हाई रखनी है, हमें अच्छे से काम करना है। सो दिस वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, द इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। नाउ वी हैव सेकेंड एक्सपेरिमेंट, जो कि शुरू हुआ था तब नहीं था कि सेकेंड एक्सपेरिमेंट भी होगा, बट टू मेक श्योर, जो उन्होंने ये छोटी सी फाइंडिंग करी थी कि हो सकता है कि साइकोलॉजिकल और सोशल असर भी होता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए दे कंडक्टेड अ सेकेंड एक्सपेरिमेंट। और इस सेकेंड एक्सपेरिमेंट का नाम था रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। सो व्हाट वाज दिस? यहाँ पे क्या किया गया कि 2 ग्रुप्स बनाए गए, 6 विमेन ईच के, मतलब 2 ग्रुप्स हैं जिसमें 6 विमेन हैं दोनों ग्रुप्स में, और एक ग्रुप को नॉर्मल जैसे काम करते हैं वो लोग वैसे करने दिया गया। एंड जो दूसरा ग्रुप था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उनको ये देखा गया कि उनसे रेगुलर फीडबैक्स लिए जाते थे, उनको वर्क डेज़ थोड़े से कम कर दिए गए, उनके अगर पहले 6 होते थे तो अब 5 कर दिया गया। उनको ये मेक श्योर करा गया कि रेगुलर ब्रेक्स मिलें, फ्री मील्स दिए गए, उनसे रेगुलरली पूछा जाता था कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है, और उनके जो रिमार्क्स होते थे उनको नोट करा जाता था। एंड दे वर मेड फील दिस वे कि उनके रिमार्क्स को हम एड्रेस कर रहे हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर डन टू 6 विमेन जिन पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था, एंड दी अदर 6 उनके साथ नॉर्मल जैसी कंडीशंस हमेशा होती हैं वैसी ही कंडीशंस थी। तो इसकी फाइंडिंग क्या आई? इस एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग ये आई कि जो भी चेंजेस थे उनमें, जो नए वाले ग्रुप थे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई। सो यू माइट इमेजिन कि इंक्रीज़ क्यों हुई? वाई वॉज दिस एक्सपेरिमेंट बीइंग कंडक्टेड? ये पता करने के लिए कि क्या सोशल या साइकोलॉजिकल असर पड़ता है। सो दिस मेड श्योर कि हाँ पड़ता है। क्यों हुई उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़? क्योंकि उनको लगा कि हाँ हम नोटिस किए जा रहे हैं इस वर्क प्लेस पे, हमसे कोई पूछ रहा है कि कोई फीडबैक है आपका, कोई ओपिनियन है, हमें फ्री ब्रेक्स मिल रहे हैं, मील्स मिल रहे हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स मेड वर्कर्स फील कि हाँ हमारी कोई वैल्यू है, हमें भी थोड़ा अटेंशन मिल रहा है। सो इससे ये कंक्लूड करा गया रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट से कि सोशल फैक्टर्स, देन ग्रुप डायनामिक्स, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो होती है, एक सेंस ऑफ बीइंग वैल्यूड जो होती है, वो इन्फ्लुएंस करती है। किससे ज़्यादा? तो इकोनॉमिक या फिज़िकल कंडीशन से ज़्यादा। देन सेकेंड थिंग दैट वाज ऑल्सो ऑब्जर्व वॉज दैट कि जो वर्कर्स हैं, पिछले वीडियो में भी हमने देखा था साइंटिफिक मैनेजमेंट वाले में, कि कैसे जो वर्कर या मैनेजर का रिलेशनशिप है, वर्कर एंड मैनेजमेंट का, उसको हमेशा
एंटेगोनिस्टिक बताया जाता है एक दूसरे से। बट यहाँ पे क्या करा गया, यहाँ पे वर्कर के एटीट्यूड को नोट किया गया कि आपकी कोई अगर फीडबैक है, कोई ओपिनियन है अपने मैनेजर्स या सुपरवाइज़र्स के लिए, तो आप उसको बता सकते हैं हमें। तो इससे वर्कर्स को फील हुआ कि हाँ, हमारी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी है वर्क प्लेस पे। एंड जो उनको पहले लगा था, एक्सपेरिमेंट जो लोग कर रहे थे कि शायद हो सकता है साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स का असर, अब वो आफ्टर द सेकेंड एक्सपेरिमेंट कंफर्म हो गया था उनके लिए कि हाँ, सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का असर होता है। इट्स नॉट जस्ट इकोनॉमिक या फिज़िकल जो भी कंडीशंस होते हैं उनका असर, बट साइकोलॉजिकल एंड सोशल फीचर्स और फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं लोगों की प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी को। नाउ वी हैव द थर्ड experiment. This third experiment is called mass interviewing program. Let's see इसमें क्या हुआ था। So mass interviewing program में ये जानने की कोशिश करी गई कि अच्छा, सबसे पहले तो अगर ये तो बात सबको पता है कि जो वर्कर्स होते हैं एक वर्क प्लेस पे, उनके ओपिनियंस मैटर नहीं करते हैं वहाँ पे। They just have to work and nothing else. They can't give their opinions कि हाँ, ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, इस काम को किसी अलग तरीके से भी कर सकते हैं, या उनकी कोई कुछ खास वैल्यू होती नहीं है, और ये बात वर्कर्स को भी पता होती है। सो इसमें ये जानने की कोशिश करी गई कि क्या अगर हम वर्कर्स को ऐसा फील कराएं कि आपके एटीट्यूड, ओपिनियन, फीलिंग्स जो हैं, जो आपके कुछ सजेशंस हैं इस वर्क प्लेस पे, या जैसा भी आप फील करते हैं अपने सुपरवाइज़र या मैनेजर के बारे में, वो सारी बातें सुनी जा रही हैं, वो सारी बातें वैल्यू करी जा रही हैं, और आप अपना डिससेटिस्फैक्शन शो कर सकते हैं फ्रीली। इसके लिए आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि तुमको जॉब से निकाल दिया जाएगा अगर कोई तुमको डिससेटिस्फैक्शन है यहाँ पे, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो मोर दैन 20,000 वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट फैक्ट्रीज एंड वर्क प्लेसेज वर इंटरव्यूड, और ओपन एंडेड क्वेश्चंस थे। सो 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देयर आर, open-ended and close-ended. Close-ended question मतलब like answer in yes or no. Are you okay? Then you can answer yes or no. Have you had your lunch? Then you can answer yes or no. ये सारे हो गए close-ended questions. But open-ended questions are like, you know, how have you been? So this you can answer in how many words you want to. So workers were asked questions, open-ended questions, जहाँ पे उनको ये पूछा जा रहा था कि आप इस वर्क प्लेस पे कैसा फ़ील करते हो, क्या आपके कोई कंप्लेंट्स हैं अपने सुपरवाइज़र के बारे में, तो आप हमको बता सकते हो। वी विल मेक श्योर कि हम उन कंप्लेंट्स को एड्रेस करें। सो वर्कर्स ऑल्सो फेल्ट वेरी वैल्यूड, एंड उसके बाद उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बतानी शुरू की। एंड इसका असर, व्हाट डू यू थिंक, क्या हुआ होगा? इसका असर ये होता है कि लोगों को जब ये फ़ील होता है कि उनको सुना जा रहा है, या फिर उनके सेटिस्फैक्शंस, डिससेटिस्फैक्शन जो है वो वर्क प्लेस पे उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, तो उनके जो क्रिएटिविटी है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। एंड इससे जो निकल के आती है कंक्लूजन, वो ये होती है कि जो इमोशनल और सोशल नीड्स होते हैं एक इंसान के, वो भी क्रिटिकल होते हैं वर्क मैनेज करने में। आप सिर्फ पैसों के बेसिस पे, पैसे किसी को ज़्यादा देकर या कम देकर ही प्रोडक्टिविटी बढ़ा नहीं सकते हैं। देयर आर अदर फैक्टर्स दैट आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो इन ऑल दीज 3 एक्सपेरिमेंट्स जो कि हमने अभी तक देखे हैं, एक और बच रही है, बट यहाँ तक भी हमने 3 देखी हैं। उन तीनों में बेसिक कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि इट्स नॉट जस्ट मनी, इट्स नॉट जस्ट इकोनॉमिक फैक्टर विच इज़ इम्पॉर्टेंट, बट सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, equally important, or you can even say more important than the economic factor. Now the 4th experiment is called bank wiring observation room experiment. So इसकी जो ऑब्जेक्टिव होती है वो ये होती है कि ये डिटरमाइन करना कि क्या कोई सोशल रिलेशनशिप्स होती हैं वर्क प्लेस पे। लेट्स से कि वी नो एक हायरार्किकल रिलेशनशिप होती है, मैनेजर होगा, उसके नीचे वर्कर्स होंगे, मैनेजर्स जो होंगे वो ऑर्डर्स देंगे, वर्कर्स उनको फॉलो करेंगे। ये तो हो गई एक नॉर्मल सी रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजर्स। दिस एक्सपेरिमेंट वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या कोई सोशल रिलेशनशिप होती है जो वर्क प्लेस पे गवर्न करती है लोगों के प्रोडक्टिविटी को। इस एक्सपेरिमेंट को कैरी ऑन ऐसे किया गया कि एक 14 मेल वर्कर्स के ग्रुप को, एक बैंक वायरिंग रूम के एक 14 मेल वर्कर्स के ग्रुप को ऑब्जर्व किया गया ओवर द पीरियड ऑफ 6 months।
और ये भी मेजर किया गया कि उनका क्या आउटपुट में कोई चेंज आता है विदाउट चेंजिंग एनी एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशंस। एंड आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट इसकी फाइंडिंग्स ये थी कि जो वर्कर्स होते हैं वो भले ही फॉर्मली कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, भले ही फॉर्मली मान लो आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, एक देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स, उनको कुछ प्रोड्यूस करने को कहा गया है, भले ही कह दिया गया है कि 150 यूनिट्स आपको एक दिन में बनाने हैं। नाउ ये तो हो गया फॉर्मल रूल, बट इसमें फाइंडिंग क्या आई कि इनफॉर्मल सोशल ग्रुप्स होते हैं और उनके इनफॉर्मल सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं हर वर्क प्लेस पे, और वो अपने रूल्स या नॉर्म्स खुद गवर्न करते हैं और आउटपुट भी उसी हिसाब से डिटरमाइन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अगर कहा गया है कि आप 150 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट आपको एक दिन में बनाने हैं, एक दिन में प्रोड्यूस करने हैं, बट उस ग्रुप में कोई एक बंदा है जो 150 की जगह 200 कर रहा है, then that will be discouraged in a social group. क्यों? Because the managers will get to know कि अच्छा ये बंदा तो 200 कर रहा है, then they can do two things. या तो वो कहेंगे और सब लोगों को भी देखो ये 200 कर रहा है, आप लोग भी इतना करो, आप लोगों से भी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं। या तो वो ये करेंगे कि किसी एक बंदे को निकाल देंगे वो जॉब से, क्योंकि एक बंदा ही जो है वो दोनों के डिमांड्स को पूरा कर रहा है। सो इट विल बी नॉट इनकरेज्ड बाय द पीयर्स, बाय द सोशल ग्रुप्स, कि इस डर से कि कहीं उनके भी फ्यूचर टारगेट्स को इंक्रीज़ ना कर दिया जाए या फिर उनके जॉब पर कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। और ये जो इनफॉर्मल सोशल ग्रुप्स होते हैं ना, इनका कोई फॉर्मल सुपरविज़न नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि इसमें कोई आपको आके कह रहा है कि आपको नहीं 150 नहीं करने हैं, 200 करने हैं, या फिर जो 200 कर रहा है उसको आके कह रहे हैं कि आपको 200 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं करने हैं। सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि दे कैन लूज़ देयर जॉब। इट्स ऑल अनसेड। So the final conclusion that can be drawn from this fourth experiment is that एक formal organization के अंदर उन formal rules और regulations से ज़्यादा जो social groups होते हैं हमारे, उनका ज़्यादा असर होता है productivity पे। जो informal social groups होते हैं और उनका जो group behavior होता है, that shapes the productivity more than the management policies. So these were the 4 experiments which were conducted by Elton Mayo in order to draw upon the human relations theory, और ये 1924 से 1932 के बीच कराई गई थी all these 4 experiments. अब इन सारे एक्सपेरिमेंट्स की कुछ की फाइंडिंग्स थी, इससे कुछ कंक्लूजन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको हम एक साथ देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहले हमने देखा है अलग अलग, बट एक साथ क्या की फाइंडिंग्स है ऑफ दीज एंटायर 4 एक्सपेरिमेंट्स. सो सबसे पहले इट इज़ हॉथॉर्न इफ़ेक्ट. हॉथॉर्न इफ़ेक्ट वॉज कि जब हमें पता होता है कि हम ऑब्ज़र्व किए जा रहे हैं, हमको कोई देख रहा है, देन वी आर एट आवर बेस्ट. हम अपने परफॉर्मेंस को इन्हांस करने की कोशिश करते हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं व्हेन वी नो दैट वी आर बीइंग ऑब्जर्व. दिस इज़ कॉल्ड हॉथॉर्न इफ़ेक्ट. दिस इज़ द फर्स्ट फाइंडिंग. सेकेंड फाइंडिंग वॉज दैट कि सोशल नीड्स जो होते हैं लोगों के, वो मैटर करते हैं. इट्स नॉट जस्ट इकोनॉमिक नीड, मतलब कि टीम वर्क, बिलोंगिंगनेस, ये सब चीज़ें भी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस या तो कम करती हैं. दीज थिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन अ वर्क प्लेस. Then third one is communication and leadership that we saw in that mass interviewing program, कि कैसे एक open communication लोगों को ये feel करा सकता है कि उनके जो ideas हैं, suggestions हैं, उनके कोई opinions हैं, वो भी matter करते हैं एक work place पे. Now then fourth one was group influence, which we saw in the last experiment, that bank wiring experiment, जहाँ पे ये पता चला कि formal structure से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किस चीज़ से गवर्न होती है, पीयर रिलेशनशिप्स या इनफॉर्मल सोशल स्ट्रक्चर्स से. नाउ वन माइट आर्ग्यू दैट ये थ्योरी या ये अप्रोच जो है वो बेस्ट है ये डिटरमाइन करने के लिए, या ये अप्रोच वो सारी अच्छी बातें बताती है अबाउट अ वर्क प्लेस, कि कैसे मैनेज करा जाना चाहिए एक वर्क प्लेस पे, वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में रिलेशनशिप क्या होना चाहिए एंड ऑल. बट एज वी ऑल नो कि हर थ्योरी या हर अप्रोच की कोई ना कोई क्रिटिसिज्म होती ही है. लाइकवाइज ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी ऑल्सो हैव मैनी क्रिटिसिजम्स, नॉट सम बट मैनी क्रिटिसिजम्स. सो लेट्स सी कि क्या क्या क्रिटिसिजम्स हैं इसके. फर्स्ट वन इज़ ओवर सोशलाइज्ड व्यू. सो द फर्स्ट क्रिटिसिज्म सेज कि ये तो सिर्फ सोशल ग्रुप्स की ही बात करता है, इसमें कोई टेक्निकल रियलिटीज़ नहीं है, कि हाँ ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, बट रियलिटी इज़ समथिंग एल्स. रियलिटी इज़ कि
टेक्निकल रियलिटी जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोशल से। मतलब कि आप जितना प्रोड्यूस करोगे उतने के आपको पैसे मिलेंगे, आप अच्छे से काम नहीं करोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। दिस इज़ दी एक्चुअल रियलिटी। बट ये इट सीम्स लाइक कि उस रियलिटी को इग्नोर करके एक ओवर सोशलाइज्ड व्यू दे रहा है। नाउ सेकेंड वन इज़ नेग्लेक्ट ऑफ वेजेस। मतलब कि दिस इज़ दी बिगेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी, कि ये थ्योरी बस इसीलिए ही बनाई गई है ताकि ये फाइनेंशियल मोटिवेशन कम कर सके वर्कर्स में, ताकि उनको ये लगे कि हाँ पैसा उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, और इससे जब उनको कम पैसे भी दिए जाएं, अच्छे कंडीशंस दिए जाएं वर्क प्लेस पे, बट उनको अंडर पेड रखा जाए, तब भी वो कुछ आवाज़ ना उठाएं उसके लिए, क्योंकि उनको तो ऐसा ही बताया गया है कि वेजेस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स जस्ट दी सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट आर मोर इम्पॉर्टेंट। नाउ थर्ड criticism of human relations approach is that it's not scientifically validated. ये empirical data कुछ नहीं है, it's just normative, it's just experimental, जो कि कुछ लोगों को देखकर experiment किया गया है। हाँ ये बात सही है कि डेटा बहुत बड़ा था, लार्ज डेटा था, but still it's not scientifically validated. This is also one of the criticisms. Now fourth criticism is that ये जो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कराए गए थे इसका रेप्लिकेशन नहीं हो सकता है एक लार्जर स्केल पे, क्योंकि ये एक छोटे वर्क प्लेस पे कंडक्ट कराए गए थे या तो एक किसी फैक्ट्री में कंडक्ट कराए गए थे। बट अगर हम इसी चीज़ को किसी एक बड़े ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, सेम चीज़ों को, दैट वोंट बी पॉसिबल। या फिर अगर हम किसी बड़े बिजनेस फॉर्म में इस चीज़ को रेप्लिकेट करने की कोशिश करें, देन दैट वुड बी डिफ़िकल्ट। सो इसमें स्केलेबिलिटी इश्यूज़ हैं। मतलब छोटे लेवल पे तो दीज थिंग्स सीम वेरी फाइन, बट बड़े लेवल पे इसको इंट्रोड्यूस करने में देयर विल बी मल्टीपल प्रॉब्लम्स। नाउ देन फिफ्थ इज़ रिस्क ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ द वर्कर्स। ये कैसे हो सकता है? द सेम, इट इज़ रिलेटेड विद द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन एज वेल, क्रिटिसिज्म, दैट इसमें वर्कर्स का मैनिपुलेशन आराम से हो सकता है। कोई भी बोल देगा कि हाँ, ऑल दो सुपरफिशियल इंटरेस्ट, उनको ये बताया जा सकता है कि पैसा तो कुछ भी नहीं है, आपको अच्छी सोशल कंडीशंस मिल रही हैं, आपका वेलफेयर हो रहा है, और इस तरीके से वो काम निकलवाया जा सकता है उनसे। सो देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क ऑफ मैनिपुलेशन बाय द मैनेजर्स ऑफ द वर्कर्स। सो दीज वर सम ऑफ द क्रिटिसिजम्स ऑफ द ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। नाउ एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि डिफ्रेंशिएट करने या कंपेयर करने ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी को एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को। दिस इज़ मोर और लेस रिपीटेड एवरी सेकेंड और थर्ड ईयर। सो इसका आंसर में आपको कैसे लिखना है? फर्स्टली यू हैव टू डिफाइन बोथ ऑफ द थ्योरीज वन बाय वन, एंड देन यू कैन मेक अ चार्ट दैट इज़ शोन ऑन दी स्क्रीन राइट नाउ। सो द चार्ट कैन बी कि आप एक तरफ लिख सकते हैं क्राइटेरिया, डिफरेंट क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे आप डिफरेंस बता रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, एंड देन साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। सो व्यू ऑफ द वर्कर्स, that is machine like an economic motivator in scientific management, and then social being and motivated by relations, social factors in human relations theory. Then the focus is productivity, task efficiency, effectiveness and output in scientific management. Now unlike this, communication, satisfaction, these are the focus for the human relations theory. Then key thinkers you can mention Taylor in scientific management and Elton Mayo in human relations theory. Then the tools we discussed in scientific management ki time motion study, division of labor, functional foremanship, these were the tools. Now human relations theory में tools क्या क्या थे हमने अभी देखा, इंटरव्यूज़ हो गए, एक्सपेरिमेंट्स हो गए, ग्रुप डायनामिक्स हो गए, these things. Then major motivation, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में हमने देखा था दैट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर द मेजर मोटिवेशन, बट इन ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी वी सॉ कि साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स आर द मेजर मोटिवेशन। दीज वर सम ऑफ द फैक्टर्स जिसके बेसिस पे आप कंपेयर करके एक चार्ट बना के आंसर लिख सकते हो, एंड यू विल फेच गुड मार्क्स फॉर दैट। नाउ दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो for human relations theory, and in conclusion you can also mention when you are asked in your answers कि how this theory is relevant still today,
क्योंकि आजकल के जो भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेल्स हैं, वो सब भी इन चीज़ों को कंसिडर करते हैं जो कि ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी में एल्टन मायो ने बताई थी, एंड हाउ इट रेवोल्यूशनाइज द मैनेजमेंट थॉट बाय एम्फसाइजिंग मोर ऑन द ह्यूमन साइड देन ऑन द लेट्स से इकोनॉमिक साइड ऑफ द प्रोडक्टिविटी. सो उनके वर्क्स जो हैं वो फाउंडेशन बनी फॉर टुडेज वर्क एज वेल. एंड हाउ दिस थ्योरी चेंज द शिफ्ट दैट वाज गोइंग ऑन उस समय कि पैसा ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उससे इट मेड इट टू पीपल सेंट्रिक एंड परफॉर्मेंस सेंट्रिक. सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. एंड अगर आपको पसंद आई हो देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो and also share it with your friends. Also if you want to avail notes इसके DSE 4th के, then बहुत ही सिंपल भाषा में ये नोट्स अवेलेबल हैं और इसमें क्वेश्चंस भी सारे PYQs जो भी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं those are also mentioned in very simple language. अगर आप उसको लेना चाहते हैं then please do check out our app that is पढ़ो तो ऐसे. आप उसको Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं. And if you use my coupon code tulika10 then you'll get 10% discount on the notes. और अगर आप आगे CUET PG की तैयारी करना चाहते हैं या फिर नेट की, then those courses are also available. उस पर भी अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं then you can avail a 10% discount. Thank you so much.